हेलो स्टूडेंट, आज हम एंडेंजर्ड स्पीशीज़ के बारे में बात करेंगे। एंडेंजर्ड स्पीशीज़ उन्हें कहा गया है जो प्लांट और एनिमल्स की दुर्लभ जातियां हैं जो अब ख़त्म होने की कगार पर हैं। तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज IUCN ने कंजर्वेशन के लिए जो प्लांट हैं या एनिमल हैं उनकी जो दुर्लभ स्पीशीज़ हैं उनको क्लासीफाई किया गया है। तो सबसे पहले उन्हें वर्गीकरण उनका जो किया गया है, उन्हें सबसे पहले बांटा गया है। पहला है एंडेंजर्ड स्पीशीज़ E। तो ये जो स्पीशीज़ हैं वो चारों ओर संकट से घिरी हुई हैं और उनके विलुप्त होने की पूरी संभावना है क्योंकि इनकी संख्या बहुत कम है और उनका प्राकृतिक आवास भी लगभग नष्ट हो चुका है। एग्जाम्पल इसके हैं भारतीय गैंडा, एशियाई शेर, घड़ियाल, नीली व्हेल और महान भारतीय सारंग जिसे कहते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी कहा जाता है या सारस। इसके बाद सेकंड स्पीशीज़ है इसकी वल्नरेबल स्पीशीज़ जिसे V से डिनोट किया गया है। तो इन स्पीशीज़ की संख्या अधिक होने पर भी इनकी वर्तमान संख्या बहुत ही कम है और निकट भविष्य में इनके विलुप्त होने की पूरी संभावना है। थर्ड इसमें है रेयर स्पीशीज़ जिसे R से बताया गया है। तो इन स्पीशीज़ की संख्या बहुत कम है और ये भी भौगोलिक आवासों में रहती हैं। इनके जीवों की संख्या बहुत ही सीमित है किंतु अभी डेंजर्ड स्पीशीज़ में नहीं आती हैं। इसके एग्जाम्पल हैं हाथी, जंगली भैंसा, एशियाई जंगली गधा। इसके बाद फोर्थ है थ्रेटेंड स्पीशीज़ T। कुछ क्षेत्रों में बहुलता से मिलती हैं जबकि अन्य क्षेत्रों में इनका ख़त्म होने की कगार पर है। तो ऐसी स्पीशीज़ का पता लगाकर इन्हें विलुप्तता की कगार पर खड़ी जातियों में आने से रोकना कंजर्वेशन बहुत ही आवश्यक है। इसके बाद आता है इंटरमीडिएट स्पीशीज़। इन जातियों के संबंध में जो फर्स्ट 3 कैटेगरी हैं उनमें होने की संभावना जताई गई है किंतु अभी समुचित जानकारी नहीं मिली है। इसके बाद आता है आउट ऑफ डेंजर स्पीशीज़। तो इनको जो फर्स्ट 4th हैं उनमें से किसी एक श्रेणी में रखा गया था किंतु अभी ये एंडेंजर्ड होने की संभावना से काफ़ी दूर हैं। इसके बाद आती है एंडेंजर्ड स्पीशीज़ ऑफ इंडिया। तो हमारे देश में 66 जो स्पीशीज़ हैं वो तो मैमल्स की हैं, 38 बर्ड्स की हैं और 18 एम्फीबियंस की हैं और रेप्टाइल्स की हैं। तो उनकी एंडेंजर्ड स्पीशीज़ की संभावना बताई गई है। इसलिए इन जो स्पीशीज़ हैं उन्हें एंडेंजर्ड स्पीशीज़ की सूची में रखा गया है। उनमें जैसे आता है बाघ है, गिर शेर है, घड़ियाल है, मगर है, एक सींग वाला गैंडा है, कश्मीरी हिरण है, कस्तूरी मृग है और चीता, भेड़िया, नीलगाय, भारतीय कुरंग, बारहसिंगा, हंसावर, ये सभी जितने भी हैं ये एंडेंजर्ड स्पीशीज़ में आ रहे हैं। इसके अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा कुछ प्रोजेक्ट भी बनाए गए हैं जैसे टाइगर प्रोजेक्ट है, घड़ियाल का ब्रीडिंग एंड रिहेबिलिएशन प्रोजेक्ट है और गिरलोयन सेंचुरी प्रोजेक्ट है, ये सब चलाए गए हैं। इसके बाद बात आती है कॉजेज़ ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, वन्य जीवन के अपक्षय के कारण। तो सबसे पहला कारण है इंक्रीज़ इन ह्यूमन पॉपुलेशन। जैसे जैसे मनुष्य की जनसंख्या बढ़ रही है वैसे वैसे पेड़ ख़त्म हो रहे हैं और पेड़ ख़त्म होने से जो प्लांट हैं या एनिमल हैं उनकी संख्या धीरे धीरे कम हो रही है। तो मानव की जो सभ्यता है, जनसंख्या है, विकास के साथ साथ मनुष्य की आवश्यकताएं भी बढ़ रही हैं। तो मानव ने किसी न किसी रूप में आधे से अधिक वृक्षों को तो काट दिया है, कोई खेती योग्य बना लिया है, स्थान स्थान पर गांव शहर बन गए हैं, उद्योग धंधे बन गए हैं और हवाई अड्डे बनाने के लिए वनों को साफ़ किया गया है। तो हमारे देश में केवल 18% से भी कम स्थान में जो वन हैं वो बचे हुए हैं और जैसे जैसे वन कम होते जा रहे हैं वन्य पशुओं का भी तेज़ी से अपक्षय हो रहा है। इसके बाद है हंटिंग।
जो आखेट किया जाता है उससे भी जो संख्या है प्राणियों की वो कम हो रही है और मनुष्य अपने मौज मस्ती के लिए उनका आखेट करता है और वो वन्य जीवों को मारता है। जैसे कस्तूरी मृग को कस्तूरी के लिए, हिरण, सांबर, तेंदुआ, शेर, खरगोश, घड़ियाल व सर्पों को स्किन के लिए और हाथी को उनके दांत के लिए मारता है, तो इसलिए उनकी संख्या भी कम होती जा रही है। इसके बाद आता है फॉर फूड एंड सेफ्टी। तो प्राणियों जो मनुष्य है वो जंतुओं का मांस खाने के लिए शिकार करता है, जैसे खरगोश है, नीलगाय, सूअर, हिरण, तो ये मनुष्य उन्हें मारता है और मारता है तब उसकी संख्या भी धीरे धीरे कम होती जा रही है। इसके बाद आता है पोल्यूशन। तो जो नदी हैं, सरिता हैं या जलाशय हैं, उनका जल जो कारखाने हैं वो बहुत तेज़ी से प्रदूषित हो रहा है। तो ये जब प्राणी उनको पानी को पीते हैं तो वो भी जीव जंतु नष्ट होते जा रहे हैं। तो इसलिए जो नदी हैं और जो सरिताएं हैं, जलाशय हैं, उनमें पेस्टिसाइड मिल रहे हैं, तो जिससे भी बहुत ही हानि हो रही है। इसके बाद आता है हैबिटेट अल्टरनेशन। तो इसमें मानव की जो बढ़ती हुई जनसंख्या है उसमें आवास, भोजन और पशुधन के लिए चारे की आवश्यकता होती है, तो उससे भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इसमें सबसे पहला है डिस्ट्रक्शन ऑफ कवर और शेल्टर। तो वन्य पेड़ पौधे जो हैं, लंबी घास, नदी के तट, ऊंची नीची भूमि है, वन्य पशुओं को छिपने और सुरक्षित रहने के लिए स्थान प्रदान करते हैं। एग्जाम्पल के लिए जो काजीरंगा पशु विहार है वो लंबी घास, गैंडे के उपयुक्त इस आवास प्रदान करती है। भोजन में पानी के उपलब्ध होने पर घास के आवरण के अभाव में उसका जीवित रहना दुर्लभ हो गया है। इसके बाद रिडक्शन इन द एरिया ऑफ मूवमेंट, चढ़ने फिरने के में स्थान की कमी। जो वन हैं उनकी भूमि में तेज़ी से खेतों में बदला जा रहा है, तो उन्हें चढ़ने फिरने के लिए स्थान नहीं मिल पाता है। तो ये मृग है, बाघ, गैंडा, हाथी, ये सब इनके सीमित क्षेत्र हो रहे हैं, तो इनकी संख्या भी कम हो रही है। इसी कारण जो वन्य प्राणी हैं वो चिड़ियाघरों में प्रजनन नहीं कर पाते। इसके बाद आता है डिस्ट्रक्शन ऑफ वाइल्ड प्लांट। जो लकड़ी है, कोयला है, नगर है, हवाई अड्डे हैं, कारखाने के निर्माण हैं, तो उनमें भी पौधों को काटकर नष्ट कर दिया जाता है। तो जब आवास ही नहीं मिलेगा तो वन्य प्राणियों की जो संख्या है वो भी बहुत ही कम हो जाएगी। इसके बाद आता है बिल्डिंग रोड्स एंड रेलवे, सड़कों और रेलों का निर्माण। तो मानव ने अपने जो परिवहन के साधन हैं, ट्रांसपोर्टेशन के लिए वन जो हैं वो ख़त्म कर दिए हैं और वन्य प्राणियों के चलने फिरने का क्षेत्र सीमित हो गया है और कुछ जो प्राणी हैं वो वाहनों के शोर से भी दूर भाग जाते हैं। इसके बाद आता है लीगल लपेज। तो इसमें क्या होता है, जो वन्य जीवों की सुरक्षा है वो राज्य सरकारों की देखरेख में होती है, किंतु उचित कानूनों के अभाव में सुरक्षा प्रदान करने में असमर्थ है। हमारे देश में जो वन्य प्राणी हैं, जीवन के महत्व को और आवश्यकता का आभास हो गया है, तो उन्हें फलने फूलने के लिए सेंचुरी बनाई गई हैं, पशु विहार बनाए गए हैं, बायोस्फीयर्स बनाए गए हैं। तो 1993 तक तो हमारे देश में 73 राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क थे और 417 सेंचुरीज़ की स्थापना हो चुकी है। कुछ प्रोजेक्ट इस प्रकार बनाए हैं सरकार द्वारा, प्रोजेक्ट टाइगर, गिल्ड लोयन प्रोजेक्ट, क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट। इसके बाद आता है क्राइटेरिया फॉर कंजर्वेशन। तो इसमें सबसे पहला जो कारण है वो है अर्जेंसी। इसमें कुछ जो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं वो अन्य स्पीशीज़ की तुलना में विलुप्तता के कगार पर हैं। तो प्लांट की रेड डाटा बुक के अनुसार 31 ऐसी एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं जो विलुप्तता के कगार पर हैं। उनकी संख्या इतनी कम हो गई है कि उनमें आपस में प्रजनन करना भी संभव नहीं है। इसके बाद आता है सेकंड, प्रोमिनेंस। तो जनता में किसी स्पीशीज़ के ज्ञान द्वारा भी कंजर्वेशन में महत्वपूर्ण योगदान है। पहला है अट्रैक्शन। तो कुछ अमुक जाति की जो विचित्र व आकर्षक जो स्पीशीज़ हैं वो स्वभाव और व्यवहार, जैसे कि भालू या पांडा, तो इनके कंजर्वेशन को ध्यान रखना संभव है। इसके बाद क्राइसिस अपील है। तो किसी प्राकृतिक दुर्घटना के कारण उत्पन्न स्थिति में किया जाता है, जैसे मॉरिशस में पाए जाने वाले पक्षी हैं उनका तूफान के समय मृत्युग्रस्त होना। थर्ड है इसका यूज़फुलनेस। तो कुछ जीव भोजन, औषधि व औद्योगिक वस्तुओं के स्रोत हैं। तो प्लांट को रेड डाटा बुक में ऐसे 6 प्लांट का उल्लेख किया गया है जो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं। इसके बाद है सिंबॉलिक।
तो अफ्रीकन वॉयलेट जो प्लांट है उनको अपना चिन्ह माना गया है। इसके बाद आती है बायोलॉजिकल वैल्यू। तो किसी भी एंडेंजर्ड स्पीशीज़ के जैविक महत्व को उस स्पीशीज़ की एंडेंजर्ड होने का आधार माना गया है। तो किसी स्पीशीज़ के जो सदस्य हैं उनमें जेनेटिक विविधता के आधार पर उनका जैविक महत्व माना गया है। न्यू कैलेडोनिया में मिलने वाला बगुला के समान एक स्थानीय पक्षी है राइन्यूकिटोस जुबोलस, अपने कुल की एकमात्र स्पीशीज़ है और उसमें वर्गीकरण की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बाद आता है ऑपरेशनल कंसीडरेशन। तो कंजर्वेशन के लिए किसी भी जो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है उसका सिलेक्शन निम्न बातों के आधार पर किया जाता है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग है या संरक्षण पर होने वाला खर्चा है या सफलता की संभावना, संरक्षण विधि स्थानीय सरकारी द्वारा प्रोत्साहन की पर निर्भर करता है।